यहाँ होना चाहिए डायमेंशन एग्जैक्टली कि लेबल का केएलटी जब हम लेते हैं तो डायमेंशन उसका होता है इन एमएम। आप एमएम सेंटीमीटर भी किया जा सकते हैं, लेकिन एमएम एग्जैक्टली पॉइंट्स वाइज आप कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है, जैसे कोई ब्रांड का नेम, मैंने एग्जांपल ले लिया आर्था का एक ब्रांड नेम है, तो वहाँ ब्रांड नेम होना कंपलसरी है, और उस पर वो ट्रेडमार्क अभी चल रहा है, रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं है, यानी गवर्नमेंट से वो उसका रजिस्टर्ड मिला है कि नहीं, ट्रेडमार्क मिला है इनिशियली, उसके बाद जब रजिस्टर्ड होता है तो रजिस्टर्ड डाल सकते हो। दूसरा आता है हमारा आपका डिज़ाइन आता है, जैसे हमने कोई भी ब्रांड नेम डाल दिया, हाँ प्रोडक्ट नेम डाल दिया, प्रोडक्ट नेम आप यहाँ लिख दिए। प्रोडक्ट नेम पूरा स्पेसिफाइड होना चाहिए, कि वो प्रोडक्ट नेम एक्चुअली में है क्या। जैसे आप लिख देते हो बॉडी क्लेंजर, तो बॉडी क्लेंजर के साथ साथ उसके साथ साथ आपको मेंशन करना चाहिए वो बॉडी वॉश है कि नहीं है, फेस बॉडी क्लेंजर है कि नहीं। क्लेंजर लिख देते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली है क्या, फेस वॉश है, बॉडी वॉश है, तो जेनरिक नेम के साथ होना चाहिए। उसके फीचर आपको लिखे होने चाहिए कि वो क्या क्या करता है। अगर कोई हाईलाइट फीचर आप मेंशन कर रहे हो, जैसे कि आपका होता है कोई भी एक्टिव आपने कर लिया, जैसे कोई फेस वॉश होता है विटामिन सी, तो आप लिख सकते हो विटामिन सी, और किस एक्सट्रैक्ट के साथ है, उसको क्लेंस करता है, हाइड्रेट करता है, एक्सफोलिएशन वाइटनिंग प्रोवाइड करता है, एक्सेट्रा, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। चौथा होता है कि आपका जो डायमेंशन है, मतलब उसका जो वेटेज है, आप 100 ml के साथ साथ आपको FLOZ कंपलसरी लिखना होगा। अगर वो लिक्विड में है तो FLOZ, ये ध्यान रखना। फ्लूइड ऑन्स होता है, अगर वो क्रीम बेस होता है, ग्रामेज वाला होता है, तो वो OZ होता है, ऑन्स होता है, ठीक है। इसके अलावा आप ये मैंने आपको, अगर वो लिक्विड में है तो नेट वॉल्यूम, अगर वो ग्रामेज में है तो नेट ग्राम, ठीक है। प्रोडक्ट, अब उसके बाद सेकंड आता है, इसका पहला पार्ट तो ये हो गया। इसके अलावा और कुछ है ऐसा जो इसमें एक चीज मिसिंग हो गया कि जो हम प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट हम हाईलाइट कर रहे हैं उसकी इमेज होना चाहिए। हाईलाइट इमेज भी आप प्रेफर कर सकते हो जी। हम क्लाइंट को बता सकते हैं ये चीज, उसके साथ में जो हमारा प्रोडक्ट नेम है, क्या करेगा, वो प्रोडक्ट नेम हमारा क्लींजर है, तो हम उसके अंदर जो R&D हमको मेन इंग्रेडिएंट दे रही है, मींस एक्टिव इंग्रेडिएंट दे रही है, लाइक जैसे लाइक एज अ चेरी ब्लॉसम फेस वॉश हो गया, तो हमें चेरी ब्लॉसम फेस वॉश पूरा लिखना होगा। तो चेरी ब्लॉसम हम ऊपर लिखेंगे, फेस वॉश हम नीचे लिखेंगे, बड़ा बड़ा फेस वॉश या फेस क्लींजर। उसके बाद हम चेरी ब्लॉसम की आपका इस तरीके से होंगे, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे कंटेंट आप बता देना, मेरे को दिखा देना, मैं उसको प्रूव कर दूंगा। अबाउट द प्रोडक्ट, ये कंपलसरी होता है कि प्रोडक्ट की स्टोरी आप हाईलाइट डाल सकते हो, आप उसके इंग्रेडिएंट के बिहाफ पे उसकी स्टोरी बना सकते हो, या तो वो आपका ब्रांड इमेज से भी रिलेट करता है, प्रोडक्ट से भी रिलेट करता है, ठीक है। ये हमारा छठा हो गया, 7वां पॉइंट्स है। 8वां है हमारा इंग्रेडिएंट क्या होता है कि जो आपका इंग्रेडिएंट डिटेल वाइज होना चाहिए विद डिक्रीजिंग मेथड में। जैसे किसी फेस वॉश में सबसे ऊपर जाती है वाटर, उसके बाद दूसरे एक्टिव जाते हैं, तो वो डिक्रीजिंग मेथड में होता है विद जेनरिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम किसी प्रोडक्ट का डाला जाएगा, साथ में ब्रैकेट में विद जेनरिक नेम भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका हो गया इंग्रेडिएंट के बाद आपका आता है मार्केटिंग बाय डायरेक्शन ऑफ यूज। हाँ, डायरेक्शन की हाउ टू यूज कर सकते हैं, उसको कैसे लिखना चाहते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉशन डायरेक्शन ऑफ यूज, क्या लिखना होता है, सॉरी, स्टोरेज कंडीशंस। हाँ, स्टोरेज कंडीशन, कॉशन एंड स्टोरेज कंडीशन। और उसके बाद आता है मार्केटेड बाय। आपके जो मार्केटिंग जो क्लाइंट्स हैं वो कई बार ना सिर्फ अपनी डिटेल देते हैं, बाकी चीजें कई बार मिस कर देते हैं। मार्केटेड बाय में प्रॉपर एड्रेस आना चाहिए, जो उसका ऑफिस एड्रेस है। दूसरा उसकी कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर नंबर, मेल आईडी, और वो भी सोशल मीडिया जो भी वो साइट देना चाहता है। अगर कोई क्लाइंट स्कैन दे रहा है तो उसके, हाँ, स्कैन बारकोड आप भी दे सकते हो, स्कैन बारकोड मान लीजिए स्कैन करके वो उसकी वेबसाइट पे बाकी प्रोडक्ट पे भी जा सकता है। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। कई लोग आपको मिलेंगे कि हम मैन्युफैक्चर का नाम क्यों लिख रहे हैं, इसका आप उसको आंसर दे सकते हो कि कैसे किसी आपके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पता चलेगी कि एक ऑफिशियल मैन्युफैक्चर से ही आप बनवा रहे हो, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो स्किन पे लगा रहे हैं, आज के डेट में हर कोई सोच समझ के लेता है, तो वो ऑफिशियल
स्टैंडर्ड गवर्नमेंट अप्रूव मैन्युफैक्चर से ही, लाइसेंस अप्रूव मैन्युफैक्चर के साथ ही होना चाहिए। तो वो कंपलसरी कि आप मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस प्रॉपरली दो। वो कहता है शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, ऐसे लिख दो, वैसे लिख दो, वो नहीं, मैन्युफैक्चर प्रॉपर एड्रेस विद ऑफिशियली उसका लाइसेंस नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है, ये डिटेल्स होगी, नोट कर लिया सबने? प्राइस भी होगा ना यहाँ पे? हाँ मैं अभी दूंगा उसका। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ओम प्रकाश जी नंबरिंग वाइज कर दीजिए। हाँ, numbering 1 wise। 2 3 4 5 6 7 स्टेप 8 बाय स्टेप हो जाएगा, आपको पता होगा कि कौन सी चीज 1 बाय 1 करके करनी 9 है। 10 11। अब एक छोटा सा कॉलम बनाते हैं हम, यहाँ पर देते हैं बैच नंबर। यहाँ पर आपका जो मेंशन होना चाहिए ना लास्ट में, वो आपका आएगा कम से कम 20 × 15 mm का। आई थिंक इतना ही साइज चाहिए, 20 × 15। 20 कितना लेंथ या हाइट? लेंथ 20, L × H, L × H स्टार्टिंग में बोलते हैं, L × H होना चाहिए, पूछ लेंथ लेना। इनटू हाइट। ये मैं इसलिए पूछूंगा कहीं वो लंबा कर दो और वो आए ना। ठीक है, और आपके 4 सेक्शन में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बैच नंबर, ठीक है, दूसरा है MFG डेट, और इसका MFG डेट आप इसको एक्सपायरी बाद में लिख सकते हो, क्योंकि बैच नंबर 1 हो गया, MFG डेट दूसरा हो गया, MRP हो गया थर्ड, और चौथा होता है USP, यूनिट सेल प्राइस में पर ml पर ग्राम, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आप इसमें मेड इन इंडिया। ये तो हाँ, लोगो बन याद जाएगा। रखें वेजिटेरियन सिंबल भी आता है, छोटे छोटे 3 लोगो बनेंगे। वेजिटेरियन सिंबल भी आता है, ये ध्यान रखना वेगन कहीं मिस हो जाए वीगन का। ठीक है, वेगन लिखना है। वेजिटेरियन और वेगन में डिफरेंस है। याद रखना। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? वेजिटेरियन ग्रीन कलर का लोगो होता है सिंपल, और नॉन वेज वैसे रेड कलर का होता है। हम वेजिटेरियन और वेगन की बात करें। वेगन और वेजिटेरियन 100% आप वेज का बताओ। तो लोगो ये हो गया, वेगन का क्या हो गया, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? देखिए मैं बताता हूँ। वेगन में एग भी आते हैं। नहीं, नहीं, आप- ये वो चीज नहीं देखो है। वेजिटेरियन क्या होता है कि हम जो सी फूड यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी जो वैसे होते हैं ना, जैसे नॉन वेजिटेरियन कोई use कर रहे हैं। चीज होती है वो हम Like यूज जैसे नहीं कर हल्दी रहे use होती हैं। है। वीगन का मतलब होता है हम मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। वीगन में मिल्क प्रोडक्ट, Dietary food। डाइटरी फूड जो Dietary होते हैं, मतलब dairy कि जो products। हमें सेकेंडरी सोर्स से मिलता है वो प्रोडक्ट हमारा मिल्क, वेगन में आता पनीर, है। योगर्ट, इस टाइप की चीजें हम यूज नहीं करें तो वीगन में आ जाता वो है। vegan ठीक है, यूएसपी के साथ आप पर ग्राम भी डाल सकते हो, 4 पॉइंट एक्टिव, क्योंकि हमारी जो प्रिंटिंग मशीन है, अब लास्ट में यहाँ पर लिख सकते हो बेस्ट बिफोर 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लेकिन मैन्युफैक्चरिंग। हमें इसमें एक क्वेरी है सर, हाँ, बताइए। अगर हम बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स और बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स लिखेंगे ना, इसमें लेबल का इशू आएगा। अच्छा, ठीक है, बेस्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ आप एक्सपायरी आप एमआरपी के साथ यूएसपी साइड में डाल दो, क्योंकि 4 लेयर्स प्रिंट होती है। हाँ। वो इशू फिर आया था 5 लेयर्स के प्रिंट नहीं होते हैं, हाँ, तो उसमें या तो आप यूएस एमआरपी के साथ क्योंकि यूएसपी साइड में हमारा डाल जो दो। 24 मंथ्स और 36 मंथ, या फिर एक ही चीज फॉलो अप करो कि 36 मंथ, नहीं 24 मंथ ही फॉलो करते हैं। 24 मंथ्स क्यों? यस, ट्रेडमार्क होता है। जैसे मेरे क्लाइंट है प्रॉश, तो सिल्क ब्लर नाम से ब्रांड नेम तो प्रॉश नाम से है, सिल्क ब्लर नाम से उसका प्रोडक्ट का नाम है जिसको उन्होंने रजिस्टर्ड करा रखा है। ऐसी सैन बोटेनिकल ब्रांड नेम यहाँ पर है, उसका प्रोडक्ट नेम है ओरिएंट बोटेनिकल्स, ट्रेडमार्क उसने ले रखा है, ब्रांड नेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है, या सब ब्रांड भी हो सकता है। सैन बोटेनिकल का अपना एक सब ब्रांड भी है जो कि ओरिएंट बोटेनिकल्स है, सैन बोटेनिकल के अंदर भी आता है। एक ब्रांड के और भी ब्रांड हो सकते हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उसका एक ब्रांड नेम है कायोस, कायोस का एक सब ब्रांड है निधि ग्रैंडमा सीक्रेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रिवायत उपटन इसका प्रोडक्ट का नेम है, उपटन की कैटेगरी है। इसके बाद इसका फोमिंग फेस वॉश उसने लिखा हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, लिक्विड क्लेंजर इस तरीके से प्रॉपरली एक जेनरिक नेम दे रखा है, वो जेनरिक नेम क्लियर होना चाहिए। कई लोग बहुत यूनिक सा नाम देते हैं, समझ ही नहीं आता है क्या वो। आप बोल रहे हैं ना फॉर्मिंग फेस वॉश, अगर फॉर्मिंग फेस वॉश होगा तो फॉर्मिंग का ही बॉटल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉटल है वो फॉर्मिंग की है, तो पैकेजिंग भी हमें उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी। पैकेज जैसे फेस वॉश में क्लेंजर भी हो सकता है, वो जेल में भी हो सकता है, ट्यूब वगैरह की वो एक क्रीम बेस्ड एक जो क्लोविया का एक प्रोडक्ट है वो क्रीम बेस में है, क्रीम बेस में। ऐसे ही मॉइस्चराइजर होता है, वो आपको जार में भी मिल सकता है, उसकी विस्कोसिटी अलग होती है, ट्यूब की विस्कोसिटी अलग होती है, लोशन की विस्कोसिटी अलग होती है। तो पहले ही प्रोडक्ट लेने से पहले आप पैकेजिंग कंसीडर करें ताकि R&D को प्रोडक्शन बनाने में दिक्कत ना हो। दूसरा ये आता है कि आपने उस पर यहाँ पर जैसे इन्होंने FLOZ डाल, मतलब अभी डाल रखा है, लेकिन FLOZ वेटेज होता है। उसके आता है प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पर आती है, स्टोरी लाइंस आते हैं, इंग्रेडिएंट जेनरिक नेम के साथ है, हाउ टू यूज़ दे रखा है, उसकी सारी
क्लेंजर यहाँ वेजिटेरियन सिंबल दे रखा है, फ्रंट में डालो या बैक में डालो उसके ऊपर है। आप इनके लोगोस डाल सकते हो, क्लेम के आइकन डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर वीगन फ्री, क्रूल्टी फ्री एंड वीगन लिखा हुआ है, तो और भी क्लेम्स आप डाल सकते हो, उसका आइकन्स बोलते हैं। इसके अलावा कमोडिटी क्या है वो इसमें लिखा हुआ है, कमोडिटी आप लिख सकते हो कि फोमिंग फेस वॉश है, जेल फेस वॉश है या लिक्विड फेस वॉश है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रॉपर्ली एड्रेस दे रखा है, मार्केटेड बाय का प्रॉपर्ली एड्रेस दे रखा है, फीडबैक कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग जैसे मैंने बताया था वो भी दे रखा है, वेबसाइट का नाम, नेट क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है, बैच नंबर, एमएफजी डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। क्लाइंट का बारकोड भी होता है। जब आप एक इसको बोलते हैं बारकोड को किस वेबसाइट से हम चेक करते हैं, बारकोड स्कैनर, वो वेबसाइट एक आती है, भी बनाया जा सकता है। और जो बड़े स्केल पे काम करते हैं उनका एक वो बारकोड ऑफिशियल गवर्नमेंट से लेते हैं, जिसको वो ऑल ओवर इंडिया में एक यूनिक नंबर होता है, ताकि आप किसी मॉल्स वगैरह जाते हो, बारकोड के डाटा आगे सबमिट करते हैं, स्कैन करके सारी डिटेल उसमें फिल करी जाती है। ठीक है, ये आप एडवाइस भी कर सकते हो। अगर किसी को अगर बहुत बड़े स्केल पे एक्सपेंड करना है तो उनको बोलो कि GS1, याद आ गया, GS1 की साइट से ही लिया जाता है। GS1 आप डालोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से काम होता है। अगर कुछ रह गया तो प्लीज देख लेना। आप लोग कुछ कह रही है, आप बोलो। आप कलर कॉस्मेटिक में पूछ रही थी ना, आप पूछो। कलर कॉस्मेटिक में मैन्युफैक्चरिंग डेट हम कितने दिन की डालेंगे? जैसे इसमें हम डाल रहे हैं 2 इयर्स की, तो कलर कॉस्मेटिक में आपके पास जो लीड्स आती है उसके सोर्स होते हैं। हमारी जो मेन होती है ना, इंडिया मार्ट से भी आती है, या तो हम यूट्यूब के थ्रू लेते हैं। जो हमारे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उसमें मेरी तरफ से भी आती हैं, जल्दी सर के हाथ से भी। ठीक है, इसके अलावा जब हम क्लाइंट से आपको लीड्स मिलती है तो क्लाइंट कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है फ्रेशर होता है, ट्रेडर होता है या आप एक्सिस्टिंग ले सकते हो, या वो होता है इसमें ऑलरेडी। ट्रेडर के बाद आपने क्या बताया ये? ब्रांड ओनर, या तो ऑलरेडी ब्रांड ओनर होगा। दरअसल जो फ्रेशर्स होते हैं उनका एक एम होता है कि मुझे अपना ब्रांड नेम स्टार्ट करना है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स। ट्रेडर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी स्किन केयर में ट्रेड का उनका काम होता है, मतलब किसी और बिजनेस में होते हैं। एक तो फ्रेशर जो जॉब कर रहे होते हैं, एक होते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है, ट्रेडर या बिजनेसमैन होते हैं। मतलब हमसे खरीद के आगे किसी को सेल कर रहे हैं। हाँ जी, इस तरीके से। एक टाइप से रिटेलर भी हम उनको बोल सकते हैं। मैंने अपने क्लाइंट डीलिंग में काफ़ी ऐसे लोग फेस करे हैं जो ट्रेडर्स होते हैं कि मैं दूसरे का ब्रांड तो सेल कर ही रहा हूँ, रिटेलिंग में कर रहा हूँ, रिटेलर उसके शॉप तो मैं सेल्स भी तो मैं साथ अपना भी ब्रांड करना चाहता हूँ जो मैं क्लाइंट को अच्छे से पिच कर सकूँ, जिसमें मैं अच्छा मार्जिन ले सकूँ। दूसरा होता है एक्सिस्टिंग ऑलरेडी ब्रांड ओनर, मतलब जिनका ऑलरेडी ब्रांड चल रहा होता है। ब्रांड चल रहा है। इनसे डीलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले पूरा एक्नॉलेज और प्रोसेस, आपको पूरा एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपको पहले अपना ब्रांड नेम रजिस्टर कराना है, ब्रांड नेम रजिस्टर करना है, GST रजिस्ट्रेशन कराना है। ये हम क्लाइंट को से पूछेंगे कि आपके पास ये चीजें हैं। यस, आपको उससे पूछना है कि आपका ब्रांड Brand नेम रजिस्टर्ड है registered। नहीं इन क्लास 3। ओके, क्लास 3 के बारे में आप जानते हैं कुछ? ब्रांड नेम रजिस्टर और क्लास 3 क्या होता है? क्लास 3 रजिस्ट्रेशन क्या होता है? नहीं पता मुझे। ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन आपको पता है? हाँ जी, उसको ब्रांड उन्होंने नेम GST नंबर लिया है, उन्होंने नहीं, अपना ब्रांड रजिस्टर किया ब्रांड है। नेम रजिस्टर्ड क्या होता है कि आपका जो ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपका ब्रांड नेम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रजिस्टर्ड है कि नहीं। दरअसल जैसे यहाँ पर आसपास आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई यूटेंसिल्स का आइटम है, तो इनमें भी ब्रांड नेम की कैटेगरी अलग अलग होती है। स्किन केयर को स्पेशली क्लास 3 में कैटेगराइज करा जाता है। क्लास 3। हाँ जी, अपैरल्स जो होते हैं वो क्लास 5 में होता है, एसेंशियल ऑयल होता है। आराम से हाँ जी, थोड़ा सा मैं नोट डाउन करूँगी। ठीक है। क्लास 3 में होता है आपका ब्रांड स्किन केयर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। क्लास 3 में हमारा कॉस्मेटिक आता है। हाँ, स्किन केयर कॉस्मेटिक्स आता है, स्किन केयर भी आता है, कॉस्मेटिक्स भी आता स्किन केयर, ओके। है, ठीक है। अब क्लास 3 के लिए client should be registered MSME और GST।
दरअसल आप प्रेफर करें कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करें, एमएसएमई में उसको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर वो इसमें पूछता है कि क्लास 3 में हमें कैसे करना है, तो आप उनको बता सकते हैं यू कैन, आप किसी भी लॉयर या सीए से अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करा सकते हैं, क्लास 3 में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो पूरी सर्विस देते हैं उसमें। और उनको प्रेफर करिएगा अगर वो कहते हैं मेरा एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, मेरी दुकान है, मैं दुकान में कुछ काम करता हूँ। व्हाट इज एमएसएमई? एमएसएमई एक ना लघु उद्योग में रजिस्ट्रेशन होता है कि आप एक व्यापार, अच्छा हाँ, जो छोटे अगर कोई भी हाँ, शुरू करता है तो लेकिन उनको प्रेफर करें कि आप जीएसटी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि आपको टैक्सेशन का बेनिफिट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है एक। हाँ जी हाँ जी। तो ये एक प्रोसेस में क्लास 3 से रिलेटेड बता दें, इसमें ज़्यादा नॉलेज कोई मांगता नहीं है इससे, हाँ जी। ठीक है। अब फ्रेशर ज़्यादातर यहाँ तक आ जाते हैं, ये एक प्रोसेस हो गया। ट्रेडर का क्या होता है, वो एक्सिस्टिंग रजिस्टर्ड कस्टमर, मतलब रजिस्टर्ड उसका जीएसटी चल रहा होगा, ट्रेडर होगा, वो अपनी सेल परचेज कर रहा होगा, तो उसको आपको बताना आपको क्लास 3 में रजिस्टर करना है, अपना ब्रांड नेम रजिस्टर कराना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट? हाँ जी। गुलशन जी, ठीक है। एक्सिस्टिंग में क्या होता है, ऑलरेडी उसका एक्सिस्टिंग ब्रांच होते हैं। अब उनको क्या होता है, उनको बस ये चाहिए होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, उनकी स्पेसिफिकेशन होती है। वो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, आप किसमें डील करते हैं, ये आपको हर पर्सन पूछेगा। तो आपको उनको ये बताना है आप किस कैटेगरी में आप कंफर्टेबल हो। बिकॉज आप अगर कोई रेंज बताना चाहते हो, किस कैटेगरी बताना चाहते हो, बहुत सिंपल है, आप अपने बॉडी से स्टार्ट करते चलो। हेयर केयर, फेस केयर, बियर्ड केयर, बियर्ड रेंज वो एक अलग हो जाती है, लिप केयर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी केयर हो गया, ठीक है, इंटीमेट रेंज हो गया, उसके बाद फुट केयर हो गया, ठीक है। ये तो आ गया आपकी बॉडी से रिलेटेड। इसके अलावा हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, हम टीज में भी हैं, ठीक है, ड्रिंकेबल आइटम में भी हैं, टीज कैटेगरी में है हमारे। दूसरा हमारा परफ्यूम्स है, तीसरा हमारा एसेंशियल ऑयल है, चौथा हमारा है आपका होटल एमिनिटीज एंड स्पा केयर। मैं आपको लिख के देता हूँ। फर्स्ट हमारा स्किन केयर है। ये नोट कर लिया आपने? एक सेकंड, और हमारी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हमारा क्या है? ये नोट कर लिया आपने? ये नोट करो। हाँ जी। Which category? लेकिन ये सिर्फ हम अपने ही प्रोडक्ट सबसे पहले फेस की अब मुझे बताना है हेयर केयर में क्या क्या चाहिए होती है, क्या क्या चाहिए होती है? शैम्पू, हेयर सीरम, शैम्पू, मास्क, हेयर मास्क, कंडीशनर, हेयर सीरम, ऑयल, हेयर सीरम, ठीक है। पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। शैम्पू के बाद क्या यूज होता है? हेयर मास्क, कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर सीरम, अब इसमें आ जाता है हेयर सीरम, एक स्कैल्प सीरम भी होता है सर। क्या है इसका? इसके बाद हेयर ऑयल, हेयर सीरम, एक और चीज होती है हेयर स्प्रे। हाँ, इसलिए होता है। शैम्पू सबको पता है, हाँ जी। शैम्पू बेसिक क्लेंजर होता है, ठीक है। इसमें कलर प्रोटेक्शन शैम्पू, ठीक है। क्लेंजर में आपको क्या होता है फॉर डैंड्रफ, ठीक है। कलर प्रोटेक्शन शैम्पू हो गया, केराटिन शैम्पू, हेयर फॉल शैम्पू, और कोई रेंज? कंडीशनिंग शैम्पू, ठीक है। शैम्पू ही हो गया। कंडीशनर भी इसी बेसिस पे होता है, इसी एक कैटेगरी के अंदर। और किसी को कोई और कैटेगरी याद आ रही हो तो बता सकते हैं। जैसे क्लेंजर डैंड्रफ से रिलेटेड हो गया, हेयर फॉल लिख दिया, केराटिन शैम्पू लिख दिया, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू लिख दिया, कंडीशनिंग शैम्पू लिख दिया।
ओके। कलर प्रोटेक्शन है आपके जैसे आपने अपने हेयर पे कलर लगवा रखा है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए शैम्पू अलग होता है जी। इस तरीके से हमने इस पे वर्क किया हुआ है, हमारी स्टडी है, ठीक है। कंडीशनर भी इसी बेसिस पे, हेयर ऑयल जो होता है वो ओवरऑल हेयर ऑयल जो होता है वो हेयर फॉल के लिए। वन क्वेश्चन कि ये जो हम फिलहाल के टाइम में ये सारी चीज़ें हम बना रहे हैं इन हाउस। हेयर सीरम, ये सारा एंटी-डैंड्रफ पाउडर, डैंड्रफ फ्री पाउडर पाउडर फॉर्म में अभी हमने बनाया नहीं, अब बनेगा बनेगा एंटी डैंड्रफ पाउडर, ठीक है। ओके, लिख लिया सबने, नोट कर लिया। मैंने एक प्रोडक्ट में कितनी कैटेगरी हो सकती है उसकी एक आइडियल एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एक कैटेगरी में कितनी होती है, ठीक है। फेस फेस केयर 28% का मार्केट शेयर है सिर्फ इसका, 28% का मार्केट शेयर फेस केयर। सबसे ज़्यादा लोग जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो फेस केयर के, इसके आसपास का ही 25% का शेयर है हेयर का आज की डेट में। क्यों? क्योंकि आज की जो एटमॉस्फेयर है, जो पॉल्यूशन है, उसकी वजह से हेयर लॉस में जो होता है, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ट्राया, जिसकी एक सक्सेस लेगेसी है। हाँ, ट्राई का ट्राया जैसे ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है वो। उनकी पूरी स्पेशलाइजेशन है इस चीज़ में। हेयर केयर हो गया, फेस केयर हो गया, बियर्ड रेंज हो गया, बियर्ड रेंज हो गया आपका, फाइट ये हो गया, बॉडी केयर हो गया, इंटीमेट रेंज हो गया, फुट केयर रेंज हो गया, सेक्सुअल प्रोडक्ट हो गए। सेक्सुअल प्रोडक्ट में इंटीमेट चीजें, ये तो हमारा गया बॉडी से रिलेटेड। इसमें और कोई कैटेगरी, इसको और कुछ याद आ रहा हो बता सकते हैं। मैनिक्योर भी तो हो सकता है। फुट केयर में मैनिक्योर पेडिक्योर की चीज़, हाँ ठीक है, मतलब मोस्टली ये चीज़ें स्पेसिफाई है। सेक्शन में सेलेक्टिव चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, ठीक है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो गया और लुब्रिकेंट हो गया, ये दो एक से दो चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अदर कैटेगरी वीडियो परफ्यूम्स, पहला, दूसरा एसेंशियल ऑयल, ठीक है। परफ्यूम्स, एसेंशियल ऑयल, these these sparkle, एसेंशियल ऑयल के नीचे क्या है? टीज टीज क्या होती है? चाय, अच्छा, चाय। ग्रीन टी या वैसे भी? ठीक। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये हो गया कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उसका इंट्रोडक्शन पूछ लिया। आप फेज टू पे क्या होता है, क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप हमारे लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि हम अपनी तरफ से क्या करते हैं। क्या होगा? और अरे बेटा टर्म्स एंड ये एक मैंने ही बनाया हुआ है ये फॉर्मेट,
कि इसमें ब्रांड बाइबल, एक्चुअली में ब्रांड बाइबल होता क्या है। ब्रांड बाइबल हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारे और क्लाइंट के बीच में क्लैरिफिकेशन हो जाए कि व्हाट दे वांट एक्चुअली स्पेसिफाइड तरीके से। आपने क्लाइंट को उसने बता दिया मुझे क्रीम बनानी है या फेस वॉश बनाना है, आपने ठीक है मान लिया, फेस वॉश आपने बना के दे दिया। अब वो पूछेगा कि ये एसएलएस बेस है, एसएलएस फ्री है कि बहुत नहीं बार है। ना क्लाइंट खुद कंफ्यूज होता है, Yes. उसे पता नहीं होता Yes. कि उसे एग्जैक्ट चाहिए क्या, तो ये सबसे बेस्ट इसमें है। क्या होता है कि अब क्रीम बेस है, जेल बेस है, थिक कितना है, पंप में लेना है, ट्यूब में लेना है, जार में लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंफ्यूजन। तो इसका ये सार बना रखा मैंने, इसमें आपका फर्स्ट पेज है, सीरियल में डाला हुआ पहला प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, मैंने इसको फिल्टराइज कर रखा है। आपके पास जो जल्दी से दिया होगा वो पहले का होगा। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होती है, प्रोडक्ट कैटेगरी है फेस केयर, आप किस कैटेगरी में देना चाहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नेम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख लेना। फेस वॉश है, प्रोडक्ट कैटेगरी आपकी होगी, प्रोडक्ट नेम फेस केयर हो गया, फेस वॉश है। अब इसका है नेचर, नेचर, टेक्सचर, एक्टिव, ये सारा एक का एक कॉम्बो बना रखा है। यानी कि वो आपको जेल फेस वॉश चाहिए या क्रीम फेस वॉश चाहिए, क्रीम बेस, इसको क्रीम बेस बोलेंगे, जेल फेस वॉश क्रीम फेस वॉश चाहिए या लिक्विड फेस वॉश चाहिए, लिक्विड और फोमिंग फेस वॉश। जितना आप स्पेसिफाई क्लाइंट से लोगे, जितना वो अपना दिमाग दौड़ाएगा, उतना आपके और आपके प्रोडक्ट की जो अप्रूवल टर्म्स है ना वो बहुत इजी हो जाएगी। क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या है, वो अपना दिमाग दौड़ाएगा, कुछ भी दे दो, नहीं जेल में चाहिए, क्रीम में चाहिए, लिक्विड चाहिए, या आप कैसा फेस वॉश चाहते हो। इसके साथ साथ या तो आप रेफरेंस मैच, मेरे क्लाइंट का वायरल करी नाम है, उसने इसको स्किन टिंट बनवाना था। जब तक मैंने उससे सैंपल नहीं लिया ना, जब तक मैंने उसका सैंपल नहीं लिया, उसने एक यूके से एक सैंपल मंगाया स्पेशली, मुझे ऐसा चाहिए। अब उसकी मुझे क्लैरिटी क्लियर है, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसके दिमाग में आता है अरे इसमें ये ऐड होना चाहिए। आप एक कोई सैंपल लो, क्लाइंट बोला कोई, या तो आपको मॉल में जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप एक प्रोडक्ट लीजिए, उसको ट्राई करिए, उसमें आपको क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है वो आप स्पेसिफाई करिए। जब तक आप अच्छे से स्पेसिफाई नहीं करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी देना, यहाँ से हटा दूंगा। एग्जांपल है बॉडी वॉश है, बॉडी वॉश में बहुत स्पेसिफाई होता है, बॉडी वॉश क्लियर में चाहिए, क्रीम में चाहिए, बर्ड्स चाहिए, उसमें बीट्स चाहिए, बोलते हैं फोमिंग चाहिए, नहीं, फ्रेग्रेंस का बहुत बड़ा वो होता है, हाँ फ्रेग्रेंस सबसे मोर इम्पोर्टेंट, और विस्कोसिटी कितनी चाहिए, और पैकेजिंग। दरअसल जो क्लेंजर है मतलब वो क्लियर चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, या डव जैसा चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है ना, या वाइट चाहिए, हाँ, उसमें वर्ड चाहिए कि नहीं, एक्सफोलिएशन बीड्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और विस्कोसिटी कैसे चाहिए, मतलब उसकी पैकेज, विस्कोसिटी उसकी पैकेजिंग पे वेरी करती है कि आपकी जो पैकेजिंग है वो नॉर्मली फ्लिप टॉप है, स्क्रू है, पंप है, उससे हम विस्कोसिटी कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ प्रेफरेंस बेंचमार्क लिख दिया, और यहाँ पर टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस हम क्या लेते हैं 25% से 30% ऑफ द एमआरपी। आगे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 500 रुपये है, तो हम एटलीस्ट ले लेते हैं 100 रुपीज़ की कॉस्ट उसकी, मतलब हम अपनी कॉस्टिंग लेके चलते हैं। अभी नेक्स्ट पूरी वर्किंग है कि 500 रुपये क्यों लिए और 100 रुपये हमने अपने लिए क्यों लिए, 20% कॉस्टिंग क्यों लिए, ठीक है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट की एमआरपी होती है ना, आप उनको करो कि आप जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है 20% से लेकर 25% तक की कॉस्टिंग होती है हमारी। और अगर आप कोई कॉस्ट लेके चल रहे हो, जो हमें कॉस्ट आपको पड़ रही है, आप उसका एटलीस्ट 5 टाइम्स लो, मतलब 5 गुने से लेकर 8 गुना लेके चलो। अगर प्रोडक्ट आपका 60-70 रुपये में बन रहा है तो 350-400 या 450 रुपये की कॉस्ट लेके चलो, ठीक है। ये समझ में आ गया।
ब्रांड वाइबल कुछ इस तरीके से होता है। अगर वो पूछेगा ब्रांड वाले मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट कैसा चाहिए, क्या कलर में चाहिए, क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए, टेक्सचर कैसा चाहिए, वो आप चीज़ स्पेसिफाई करके दो, या आप अपना कोई रेफरेंस प्रोडक्ट ज़रूर दो, या आप अगर आपको इसमें क्लैरिटी दे कोई एक रेफरेंस प्रोडक्ट यूज़ करो, उस पर आप देखो कि आपको चेंजेस क्या चाहिए। ठीक है, आपने ये फेस दे दिया, क्लाइंट ने ब्रांड वाइबल आपको दे दिया, आपका फेस 3। ये बहुत कॉमन है, ये जनरल आपको मीटिंग में ये सिंपली मैंने बता दिया, फेस तो आपने सारे टर्म्स दे दी, हो सकता है आप पहले भी दे जाओ मिलने से पहले, ठीक है, कभी कभार वो वर्किंग पहले हो जाती है, तो इसमें आगे पहले का कोई स्पेसिफाई नहीं। तीसरा होता है आपकी कंफर्मेशन, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको शेयर एंटिटी कॉस्ट एंड आपको टेंटेटिव कॉस्टिंग ले लेनी है R&D से, इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी लेगी, वो स्पेसिफाई जब होती है जब वो फाइनल प्रोडक्ट है क्या ये शेयर टेंटेटिव कॉस्टिंग एंड Tentative पैकेजिंग, हाँ पैकेजिंग कॉस्टिंग और टू क्लाइंट। मतलब इसमें आप कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, इसको हम टैग कर लेते हैं, ठीक है, इसमें कॉस्टिंग बतानी है, कॉस्टिंग कैसे बनाते हैं। आपने टेंटेटिव कॉस्टिंग ले ली कि भाई मेरे को R&D से आपने कॉस्टिंग पूछा कि क्लाइंट को चाहिए, इसकी आइडियल कॉस्टिंग कितनी होगी, जैसे मैंने आपको कभी कभार टेंटेटिव कॉस्टिंग बता देता हूँ कि इतने से इतने के बीच में रहेगी, मैक्सिमम लेके चलो, बाद में फिल्टर होती है तो स्पेसिफाइड फाइनल कॉस्ट कितनी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी फेस वॉश की मटेरियल कॉस्टिंग आपको R&D से केजी में ही मिलेगी, 450 रुपये हैं, 550 रुपये हैं, 650 रुपये हैं, तो आपको उसके क्लेम्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ठीक, आपको ब्रांड बाइबल में एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ब्रांड बाइबल में आपको क्लेम्स लेने हैं, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी महंगी है कितनी सस्ती हो उसके क्लेम से ही मैटर करेगा। जैसे एक क्लाइंट देगा हमें एग्जांपल, शैम्पू है तो बेसिक क्लींजर है, इसकी कॉस्ट हमने ले ली 250 रुपये पर केजी, ठीक है। जैसे शैम्पू बेसिक शैम्पू है, अब जो शैम्पू है वो 250 रुपये किलो है, अब उसको हम कह सकते हैं ये सल्फेट बेस है, हमने मान लिया SLS बेस, ठीक है। अब होता है शैम्पू इन SLS फ्री, ये बस नॉलेज के लिए, SLS फ्री है तो ये हो जाएगा 350 रुपये पर केजी, 350 रुपये से लेकर ये हो जाएगा 400 रुपये पर केजी, ठीक है। अब ये आपका, अब इसमें हम कह रहे हैं हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, ये 450 रुपये केजी हो गया विद एक्टिव्स। वो ये जितने बेटर चीजें होंगी उसका रेट उतना हाई होता चला जाएगा। कलर प्रोटेक्शन शैम्पू है, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, 450 से 500 रुपये, 650 रुपये। एक होता है नॉर्मल नीड, एक होता है स्पेसिफिक नीड, तो ये स्पेसिफिक नीड वाली चीजें हैं। ये बेसिक से लेकर प्रीमियम से सबके रेट चेंज होते चले जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, इसलिए क्लेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है पहले पता करना, क्योंकि क्लेम्स के अकॉर्डिंगली जो एक्टिव चलते हैं उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्लाइंट से पहले क्लेम्स पूछ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ये हो गया आपका, ये आपने ले लिया क्रेडिट कॉस्ट दे दी। इसमें ना हमारी दो चीजें थी पिच एंड मार्केटिंग वाला, सेल्स पिच, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैंने क्लाइंट को क्या सेल्स पिच की आप क्या कह के बेचना चाह रहे हो प्रोडक्ट को, कि ये क्या बेनिफिट देगा कस्टमर को, और मार्केटिंग कि जिस से आप बेचना चाह रहे हो प्रोडक्ट की क्या थीम होगी, क्या लाइन आप दोगे जिससे मार्केटिंग होगी आपके प्रोडक्ट की। मैंने ये बताया, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा ये? सेल्स बेसिकली क्लेम, सेल्स बेसिकली क्लेम्स होते हैं। अच्छा, मतलब कोई स्पेसिफाई ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफरेंट हो गया, ये बहुत डिफरेंट, ठीक है। सेल्स और मार्केटिंग है क्या, बेसिकली पार्ट ऑफ द सेल्स है, तो पार्ट दोनों ही। मार्केटिंग पिच के आगे आप आगे क्लेम्स क्या देने वाले हो, मतलब बेसिक क्लेम्स है, बेस है, और एक आपके क्लेम्स मार्केटिंग पिच आपको क्या बेनिफिट देंगे, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ क्लेम्स। मार्केटिंग पिच बेनिफिट्स होते हैं
और सेल्स पिच आपके क्लीन होते हैं। फेस 4 हो गया, सैम्पलिंग फेस। इसके बाद देखो यहाँ तक तो आप फ्रीली एडवाइस दे भाई, मिल गया आपने सारी डिटेल शेयर कर दी। अब उसने टेंटेटिव कॉस्ट मांगी, टेंटेटिव कॉस्ट उसके अप्रूव होने के बाद कोई क्लाइंट मिच्योर है कि नहीं, तो ये आप सैम्पलिंग फीस से ही जस्टिफाई कर दो, विच इज 11,000। ये टैगलाइन में हमेशा लिखता हूँ, द सैम्पलिंग फीस आर एडजस्टेबल वन, these are sampling fees which are 100% adjustable in your cost total, so there is no sampling fees because ये एक सीरियसनेस कंसर्न होता है हमारा कि यू आर श्योर इन योर, आप अपने प्रोजेक्शन में श्योर हो कि नहीं है, आपके आइडिया लग जाएगा। क्योंकि यहाँ तक आप देखो टेंटेटिव कॉस्टिंग दे दोगे ना तो आप बजट दे पाओगे, आप उनसे बजट भी मांग सकते हो। यहाँ तक देने के बाद ना, यहाँ तक दे दिया आपने, आप आस्क देयर बजट, क्योंकि आप बजट के हिसाब से काम कर सकते हो। अभी रूबी मैम के इनके पास इनकी कॉल आया था, उसको प्रोडक्ट स्टार्ट करना था, कह रहा मेरा बजट 25,000 है, मैं तो 25,000 में कुछ नहीं स्टार्ट कर सकता। हाँ मैंने प्रैक्टिकलिटी में क्या है कि आपने 25,000 बोला, 25,000 में एक सोप भी लेके चलो, हाँ, उसके तो पास वो भी टोटल ही 25,000 है। मैंने उसको टोटली बोला है कि अगर आप 40-50 बोलोगे तो मैं आपकी एक साबुन शुरू करवा सकती हूँ। ठीक है, तो क्लाइंट से आप उसका बजट मांग के चलिए, आप सैम्पलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर फेज 4 में सब कुछ आ जाता है। ये फेज 5 आता है, ये बहुत सिंपल होता है। फेज 4 में सैम्पलिंग हो गई बाय क्लाइंट, आपको सैंपल क्लाइंट से अप्रूवल लेना है। एक सेकंड सर, इसमें जैसे सैम्पलिंग फी उन्होंने दे दी, एक बार उन्होंने प्रोडक्ट बनवा लिया, हमने उनको सैंपल भेज दिया। कई बार क्या होता है क्लाइंट को हम सैंपल दे रहे हैं, उसके बाद वो उसमें कुछ कस्टमाइजेशन और जाता है कि मैम ये थोड़ा सा विस्कोसिटी कम होगी, ये ज़्यादा हो गया, तो उस केस में हम क्लाइंट को कितनी बार सैंपल देंगे? मैक्सिमम देखिए, पहली बार तो आपने जो ब्रांड पैटर्न लिया है ना, वो इतना स्पेसिफाइड होना चाहिए तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मैक्सिमम आप 2 रीसैंपल कर सकते हो, 2 टाइम्स। हाँ 2 टाइम्स मैक्सिमम होता है। एक बार ही सैंपल पसंद नहीं आया, स्पेशली पूछना क्या क्या नहीं पसंद आया, हाँ वो लिख के फिर आगे। अब देखो इसमें फिल्ट्रेशन आप कैसे कैसे मांग सकते हो, यहाँ पर हो गया फीडबैक। मैं शैम्पू का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, शैम्पू में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। शैम्पू है मान लीजिए पहला क्लेंजिंग, क्लेंजिंग कितनी है कि नहीं, क्लेंजिंग कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, जो फोमिंग एजेंट, यस फोमिंग, क्लेंजिंग कितनी कर पा रहा है। मान लीजिए शैम्पू लिया, सोप लिया, भाई वो कह रहा है कि झाग अच्छा समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया, साफ सफाई कर रहा है मतलब क्लेंजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। टेक्सचर ओके है कि नहीं, मतलब हाथ में जब विस्कोसिटी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो पोर नहीं कर पाता, कम विस्कोसिटी होती है तो उसकी जो लेयर होती है ना वो टूट रही होती है। जब आप शैम्पू उड़ेलोगे वो ज़्यादा पतली होगी तो बीच से टूट रहा होगा, बहुत आराम से करोगे। अगर उसकी थिकनेस होगी तो उसमें वो सेम वे में पोर कर रहा होगा। टेक्सचर हो गया, फ्रेग्रेंस, रिजल्ट दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, क्लेंजर है कि नहीं है, टेक्सचर ठीक है कि नहीं है, फ्रेग्रेंस ओके कि नहीं है, रिजल्ट दे पा रहे हैं, आपको लग फील कैसा आ रहा है, रिजल्ट एंड फील, ठीक है। ओवरऑल आपको समझ क्या नहीं आया। कोई भी प्रोडक्ट देख लो, क्रीम है, टेक्सचर कितना, टेक्सचर में बहुत वैरायटी होती है क्रीम्स में, ठीक है। और ऐसे ही शैम्पू में बहुत सारी आप फिल्टर ले सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ आया, जो अगर स्पेसिफाई कर देगा उसको इम्प्रूवमेंट करनी है। पता चले हम शैम्पू में एसएलएस, क्लेंजिंग, फोमिंग, एक्स्ट्रा, लेकिन उसको फ्रेग्रेंस से इशू हो, फ्रेग्रेंस बहुत मैटर करती है, फ्रेग्रेंस ज़्यादा विस्कोसिटी ख़राब कर देती है, फ्रेग्रेंस कम बेस की फ्रेग्रेंस होती है उसको कितना कम कर पा रहे हैं, उसको क्लाइंट कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप फीडबैक जो लेते हो वो इस बेसिस पे लेते हो। क्लियर? आपको देखो यहाँ पर जो होता है ना, इस प्रोसेस में आपने 11,000 ले लिए, आपकी एक मेल जाएगी,
to R&D and QC and Q, इनको एक मेल जाना चाहिए जिसका फॉर्मेट होगा NPD स्लैश। जब आपने सैम्पलिंग फीस दे दी ना तो उसमें आप अपना एक ग्रुप बना लो, क्लाइंट का बना लो, जो CRM उसको भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको जिसके थ्रू, जैसे कभी कुछ क्लाइंट जल्दी से होते हैं, जल्दी से उसमें ग्रुप में होते हैं, ठीक है। NPD R&D QC और क्या है? किसी की है R&D है, हाँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, क्वालिटी कंट्रोल टीम हो तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है। तो हमारी जो QC टीम है एक साथ बैठती है, QC एंड QA टीम एक साथ बैठती है। तो उसमें क्या होता है, ये एक NPD मेन में ना क्या क्या चीज़ें हम चलाते हैं वो भी होती है। NPD हो गया। NPD आप याद रखना, क्लाइंट का नाम आपको ही पता है कि उसकी फर्म का नाम कुछ और है, ब्रांड का नाम कुछ और है, क्लाइंट का नाम कुछ और है, ये 3 चीज़ें होती हैं। टीम को नहीं पता। मोस्टली चीज़ें पे ध्यान देना, आपका फर्म नेम से ही नाम लिखो उसका। ओके। क्यों आपने बोला जी इसका ब्रांड नेम ये है, इसका इस पर्सन का, जैसे गुलशन का प्रोडक्ट बनाना है, हाँ। गुलशन नाम लिया, अब उसने रजिस्टर करा, अब बाद में आपको हो गया गुलशन एक मतलब एक लग्जरियट ब्रांड नेम है, अब हो गया वो ढूंढेगी गुलशन के नाम और लग्जरियट के नाम से, नाम है तुम्हारा गुलशन, तो कोशिश करो। ऐसे ही होता है क्योंकि हम मोस्टली क्लाइंट का ही नाम लिख देते हैं। यस यस, क्लाइंट का फर्म का नाम लिखते हो तो ब्रांड का नाम लिखते हो, ये भी अलग अलग होते हैं। जैसे सेज में आप देखो तो सेज भी एक और उसका ब्रांड नेम सी सीक्रेट है, तो वो ध्यान रखिए। फर्म नेम ये जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। NPD स्लैश फर्म नेम का नाम लिख दिया स्लैश नो, इसमें आप डालोगे, आप ब्रांड बाबल पुट करोगे, उसमें ब्रांड बाबल आप पुट करोगे कि ब्रांड बाबल दिस दे सकते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा। मैं अगर आज मेल कर रही हूँ तो कितने दिन बाद मुझे सैम्पलिंग मिल सकती है, ताकि आप उस पर थोड़ा सा उनको रिमाइंड कर सकें, ठीक है। कॉस्टिंग शीट भी हाँ, attach करते हैं यहाँ पे। क्लाइंट को ना आपको कम से कम 10 से लेकर 20 डेज का लीड टाइम लेगा मिनिमम, 10 से लेकर 20 दिन का। हाँ, ये इसलिए है, ये मिनिमम, ये मेल पे मेंशन नहीं करना है क्योंकि R&D आपको उतने के साथ देगी। हाँ, मेरे पे होती है स्टेबिलिटी देखते हैं हम, ये सब देखते हैं, सबका आप देख के दे सकते हो। अगर उसको बहुत अर्जेंट है तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से अपने क्लाइंट को पुश कर सकते हो कि आप किस क्लाइंट की ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो क्या क्या आपको क्लाइंट से चाहिए, हमारे पास कौन कौन से लाइस है वो भी। हाँ वो बता, आपको क्लाइंट से क्या चाहिए होता है, क्लास रजिस्ट्रेशन, वो क्लास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, ठीक है। दूसरा होता है कि आपका जो क्लाइंट है उसके और डिजाइन्स, रजिस्ट्रेशन और डिजाइन्स, क्लाइंट के साथ कभी कभार आपके क्लाइंट को लगेगा कि सब कुछ देने का डिज़ाइन भी यही करके देंगे, तो ऐसा नहीं है। डिज़ाइन क्लाइंट से ही लेना है आपको। डिज़ाइन देते टाइम आप उसको क्लियरली प्रिंट हम करके देंगे बस। नहीं, हम क्लाइंट को बेसिकली फिनिश प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन डिज़ाइन जो होता है ना वो क्लाइंट की साइड से आता है। क्लाइंट डिजाइन देगा, फिर वो उसके फाइल हमें देगा, फिर प्रिंटिंग हम कराएंगे ना। हाँ प्रिंटिंग, अगर पैकेजिंग हमारे साइड से तो ठीक है। मटेरियल कंपल्सरी फ्रॉम सेज, अदर थिंग्स रिलेटेड। मटेरियल की शॉर्टेज होती है कि सेज से ही मटेरियल बनेगा। कभी क्लाइंट कहता है मैं बेस दे रहा हूँ, मैं मतलब बेस में दे रहा हूँ, मटेरियल में बोल रहा आप असेंबल कर लो, नहीं, हम ये काम नहीं करते। आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसके प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट का जो मटेरियल है, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो हम दे रहे हैं, ठीक है। समझ गए सर। बाकी ओवर पैकेजिंग, मास्टर कार्टन, मोनो कार्टन अगर आपको चाहिए तो वो क्लाइंट दे सकता है। अगर फ्रेग्रेंस स्पेसिफाइड है तो वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ, क्लाइंट तो परफ्यूम्स के क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी स्पेसिफाइड एक वेंडर होता है जिनके थ्रू लेते हैं, तो परफ्यूम देते हैं, अल्कोहल, बाकी डीपीजी होता है, एक अल्कोहल में डीपीजी पैकेजिंग, कुछ मतलब इंग्रेडिएंट्स है जो वो दे सकते हैं बस, लेकिन Active पूरा होता है। मटेरियल नहीं दे सकते नहीं। वो कि लाइक अगर कुछ क्लाइंट का बना दे। हैंडमेड एक प्रोसेस होता है, उसको वो एक्टिव खुद बनाता है,
वो एक फॉर्मुलेशन है जिसको एक बेस के अंदर डालना है। उस एक फॉर्मुलेशन को वो जैसे कोई हेयर प्रोटेक्शन कोई एक्टिव बनाया उसने प्रीमियम सा, अब वो शैम्पू में भी जाना है, तेल में भी जाना है, कंडीशनर में भी जाना है, सब चीज़ में जाना है, तो उसकी स्पेसिफाई वो प्रोडक्ट हो जाएगा, उस तरीके से भी होता है। ठीक है, मटेरियल ये सब कुछ क्लाइंट के साइड से हो रही है। ये टर्म्स होती हैं कि भाई आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी हम आपके साथ काम कर सकते हैं। डिज़ाइन आपकी तरफ से आएगा, मटेरियल हमारी तरफ से जाएगा, बाकी सब वेरिएबल है। आप चाहे तो बॉक्स दो, ट्यूब दो, बॉटल दो, कुछ भी दो, वो आपके लेबल्स डिजाइन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें एक चीज़ तुमने पूछी थी अभी जस्ट, क्या ब्रांड नेम कौन कौन से लाइसेंस हमारे पास है? ये क्लाइंट बहुत बार पूछता है ना कि आपके पास क्या आपके पास क्या क्या है। We have cosmetic license, cosmetic license, we have कॉस्मेटिक लाइसेंस का नेम सर जैसे FDA है, आयुष है, कौन सा? cosmetic manufacturing license, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, यानी कि we are authorized manufacturer for the third party manufacturer। ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है, जैसे हमारे GMP सेटिस्फाइड होगा, 9001 हो गया, वो वाले में कौन we से? have GMP, ओके, we are GMP manufacturer, यानी कि हमारे पास GMP लाइसेंस भी है, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP सेटिस्फाइड ठीक है। ISO है, ISO, we have आयुष लाइसेंस। आयुष लाइसेंस जो लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसमें होता है। गुड़गांव हमारे पास 2 ब्रांचेस थी है, एक तो दिल्ली एक ब्रांच है हमारी। जब हमारा दिल्ली में स्पेस कम रहा तो हमने बड़े स्पेस में शिफ्ट किया है, तो हमारे पास अभी इस यहाँ पर कॉस्मेटिक लाइसेंस है, आयुष का लाइसेंस नहीं है। अगर आयुष कुछ करवाना चाहता है कोई तो हम दिल्ली से करके तो हम दिल्ली के एड्रेस पे आपके लाइसेंस बेस पे हम करा के दे सकते हैं। ओके, ठीक है, आयुष लाइसेंस में आयुष हो गया और एक फसाई लाइसेंस आपके 30 में जाएगा। GMP है 9001 भी है हमारे पास। हाँ है। फसाई का है ये दिल्ली, FDA, आयुष दिल्ली। FDA क्या चीज है? FDA क्या होता है? FDA तो क्लाइंट की 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक तो उसका ब्रांड नेम, एक उसका प्रोडक्ट के FDA क्लाइंट के लिए होता है। हाँ, क्लाइंट के तो हम वो करवा के देते हैं ना हाँ। क्लाइंट को। यहाँ तक समझ में आ गया? FDA लाइक हम ये बोलते हैं FDA अप्रूव। फीस करा ली, सैंपल अप्रूव करा लिया, सारे टर्म्स उसको दे दिए। हाँ जी। जब हमारा सारा प्रोडक्शन हो गया, हमने एक फाइनल कॉस्टिंग, आपको फाइनल कॉस्टिंग देनी है इन PI फॉर्म, मतलब कॉस्ट एग्जैक्टली क्या आ रही है। वो भी एक पार्ट ये भी तो रह गया ना हमारा, जब सैम्पलिंग फाइनल हो जाते हैं उसके बाद आफ्टर सैंपल अप्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो जो यहाँ पर आपका हो गया, आपका सैंपल अप्रूव हो गया, पसंद आ गया, आपने शेयर फाइनल इंग्रेडिएंट, आपको फाइनल इंग्रेडिएंट्स दे देने हैं क्लाइंट्स को। ठीक है, मेरे फाइनल इंग्रेडिएंट्स हैं ऑन मेल। इंग्रेडिएंट हम किससे लेंगे? R&D से। R&D से। मैंने जो MPD की मेल है ना, आपको मेल पे मेंशन करना है अप्रूवल सैंपल डेट विद बैच कोड। हर एक सैंपल के में ना डेट्स और उसका बैच कोड होता है शॉर्ट फॉर्म में। हाँ जी, हाँ जी। वो जरूर आपको मेंशन करना है कि ये सैंपल इस डेट का अप्रूव है और इसमें ये कंप्लायंसेस हैं, ये सारे टर्म्स के हिसाब से आपको उसके बाद फाइनल मेल पे इंग्रेडिएंट ले लेने हैं, R&D टीम से वो दे देगी। अब उसको अप्रूवल फाइनल डिजाइन बाय QC एंड QA, एक ही मेरा आइडिया है। QA को आपको एक फाइनल उनसे डिजाइन ले लेना है, आपको उनको मेट्रोलॉजी, आपको क्लाइंट को ना एक सैंपल डिजाइन दे देना जिससे उसकी सारे टर्म्स, सैंपल का आपके वाला लेवल के सारे फॉर्मेशन मैंने आपको हाँ।
तो आप एक सैंपल डिजाइन जो अप्रूव्ड होगा हमारे पास से कोई भी एक सैंपल वो हम क्लाइंट को दे सकते हैं ताकि क्लाइंट अपना डाटा हमें दे देगा, फिर वो डाटा हम किसको देंगे? या हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, वो सेम फॉर्मेट दे दोगे तो उसके हिसाब से बना देगा। अगर जैसे हम फॉर दी सेंसिटिव नेचर के हिसाब से हम किसी और डिजाइन नहीं दे सकते हाँ जी जनरली, ठीक है, तो आप उसको एक हमारा एक डिफॉल्ट एक डिजाइन का फॉर्मेट हम हाँ, बना तो हम रहे बनाएंगे। हैं। मेट्रोलॉजी गाइडलाइन आपने मेल पे दे दिया कि ये चीज़ होनी चाहिए, उसके हिसाब से, क्योंकि कॉस्मेटिक लाइसेंस है कि नहीं, कॉस्मेटिक या आयुष के लाइसेंस के हिसाब से पूरी टर्म शीट चेंज हो जाती है। आप याद रखना इस चीज़ का, ठीक है। आयुष के जो भी प्रोडक्ट वो अलग ही बनेंगे बिल्कुल। यस बहुत सी मेट्रोलॉजी गाइडलाइन। तो फिर हम किसको देंगे वो फॉर्मेट, किसको देंगे? डिजाइनिंग वाले यहाँ पे अपने इन हाउस? नहीं, आपको क्लाइंट अपने तरफ से डिजाइन देगा, हमने इंग्रेडिएंट दे दिया, उसने डिजाइन बना के दे दिया, आपको वो डिजाइन क्यूसी से अप्रूव करवाना पड़ेगा कि ये ठीक है कि नहीं है। अभी हम प्रोसेस में जहाँ गलतियाँ करते हैं, क्या करते हैं, जैसे मुकेश हो गया, सैंपल लेबल अप्रूव हुआ कि नहीं है, फिर प्रिंटिंग में चला गया गलती से, प्रिंटिंग में अप्रूव किसने करा, पहले क्यूसी से अप्रूव कराना है, देन प्रिंटिंग में भेजना है। हाँ जी, क्यूसी से अप्रूव हो गया यहाँ पर, हाँ जी, फाइनल डिजाइन क्यूसी से जब आपका अप्रूव होगा, अब आपकी सारी चीजें खत्म हो गई, अब आपका प्रोडक्शन का पार्ट आ गया, फेज 4 के प्रोडक्शन से रिलेटेड का ये प्रोसेस हो गया, ये आपने सारे कंप्लायंसेस पूरे कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास एक फाइनल फेज आ गया प्रोडक्शन में। फिर प्रोडक्शन में हम किसको देंगे? मैं आपको सारा अप्रूवल देती है, ठीक है। क्यूसी एक मेल डिजाइन करेगी, जब आप उनको बोलोगे कि इतनी इतनी क्वांटिटी प्रिंटिंग में होनी है, क्यूसी ही उसको प्रोडक्शन को मेल करेगी प्रिंटिंग देने के लिए। प्रोडक्शन टीम प्रिंटर जो परचेज टीम है उसको प्रिंटिंग के लिए देंगे कि इतनी इतनी क्वांटिटीज की प्रिंट कर दो। आपको उस पे स्पेसिफाई हाईलाइट करवाना है कि क्या एरिया यूवी है, क्या एरिया पे एडी है, कौन सा है, या मैट फिनिश में है, किस में है, मतलब हमें ये बताना, वो मेल में लिख के दे देंगे। वो मेल पे एनपीडी मेल वहां तक चल जाएगा, ठीक है। आपका सैंपल अप्रूवल डिजाइन अप्रूवल हो गया। इसके बाद आपकी आएगी, आपने पीआई दे दिया, पीआई का आपने पीओ दे दिया, यहाँ पर फाइनल पीआई दे दिया। पीआई और पीओ में क्या फर्क होता है? पीआई परफॉर्मा इनवॉइस होता है और पीओ जो लास्ट में जाता है परचेज ऑर्डर के साइड से आता है। हाँ, परचेज ऑर्डर जो होता है वो क्लाइंट हमें देगा, पीआई हम उसको हमें उसके अगेंस्ट पीआई देना होता है। ये रिपीट प्रोसेस में होता है। इनिशियल फेज में हम पीआई देते हैं, जब आपके प्रोडक्ट रिपीटेड होंगे तो आपको क्लाइंट से पीओ लेना है। आप प्लीज मेल पे पीओ दे दीजिए जिसके अगेंस्ट हम पीआई शेयर करें, ठीक है। फाइनल प्रोसेस लेकिन स्टार्टिंग में हम पीआई देते हैं उनको, तो उसको टेंटेटिव, जैसे अब आपको टोटल कॉस्टिंग कितनी बन रही है, अब उसने पीओ दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नहीं तो हम पीआई पीआई देते हैं। कि ओके, भाई इसके अगेंस्ट दे देते हैं, हमारे स्टार्टअप वाले वो नहीं देते हैं। 50% एडवांस पेमेंट आने के बाद आपका प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। टर्म कंडीशन 50% एडवांस, फिर Yes. आफ्टर डिस्पैच। आप जहाँ सैम्पलिंग फीस ले रहे हो वहीं पर आप उसकी जीएसटी डिटेल सब कुछ दे दीजिए। अकाउंट डिपार्टमेंट उसका पूरा लेजर क्रिएट करता है कि 11,000 आए, कहाँ से आए, किसके आए, वो सारी चीज़ बाद में हमें पता करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 50% एडवांस आपने दे दिए। 50% एडवांस मिलने के बाद आपका ये रहा कि आपने पहला मेल टू अकाउंट टीम, यानी उस मेल पे एक आपने अकाउंट इस पे दिया ऑर्डर, उसके आगे पीआई नंबर स्लैश में क्लाइंट नेम। आप एक 2 मेल चलाओगे मैक्सिमम, एक तो एनपीडी की मेल थी सैंपल से रिलेटेड आपको अप्रूव है, उसके बाद ऑर्डर पीआई नंबर क्लाइंट नेम स्लैश में ये वो डाल दिया। क्लाइंट नेम के बाद क्या है? क्लाइंट नेम के बाद आप ईयर 2024 का ओके, मंथ ऑफ नेम आएगा आपका, किस मंथ का वो ऑर्डर है। ओके, उस मेल पे आपको, अब इस मेल पे आपको अटैच पीआई और पीओ दोनों अटैच करके दे दो, ठीक है। ये हमारी कंपनी की मेल होगी, उस पर आपने उसके अगेंस्ट पीआई दे दिया तो ठीक है। अब उनकी मेल आईडी को सीसी में अटैच करके चलते चलो, उसमें आपको पीओ देना है, आपने उसको स्टेटस देना है कि पैकेजिंग क्या आनी है। जब हम आरएनडी को मेल करेंगे तब क्लाइंट को सीसी में नहीं रखेंगे ना, वो तो हमारा इन हाउस। एनपीडी में आरएनडी का और क्यूसी का रोल होता है। जब आप ऑर्डर डालते हो उसमें आरएनडी का रोल नहीं होता। हाँ, तो वो उसमें क्लाइंट को लेंगे हम, उसमें क्यूसी होती है और प्रोडक्शन टीम होती है और अकाउंट्स टीम होती है। यहाँ पर मेल टू अकाउंट्स, प्रोडक्शन, ठीक है, और सीसी में क्लाइंट्स हो गए। हाँ, मेरे कहने का मतलब यही था कि हम क्लाइंट को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। हम रख सकते हैं, हाँ,
तो उसको अपडेट देना पड़ेगा कि भाई अब इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा विद बॉम कि पैकेजिंग आपकी साइड से है, क्लाइंट की साइड से है, क्या क्या चीज़ें हैं, पैकेजिंग टर्म्स सारे लिख देनी है, तभी परचेज टीम या प्रोडक्शन टीम परचेज को ऑर्डर देती है पैकेजिंग का। अगर पैकेजिंग हमारी साइड से है तो बॉम एक मेंशन एक फॉर्मेट है, उसको फिल करके अटैच करिए कि ये बॉम है, इसको अटैच करके आगे सबमिट कर दोगे। जैसे अभी हम नया सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, आई थिंक उसमें ये चीज़ चलेगी, यस ठीक है, प्रपोजिंग में चलेगी, तो उसमें ये सारी चीज़ ना, पहले तो मैं मेल पे बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंटेशन लेके चलता था, प्रपोजिंग में अपनी एक अलग टर्म्स होती है, इसके हिसाब से वो चीज़ पे चीज़ गाइडलाइन लेके दे सकते हो। यहाँ पर देखो प्रपोजिंग में हम आपको बस इंश्योर करना है कि जॉब ऑर्डर शीट में आपका ऑर्डर चढ़ाया हुआ है कि नहीं चढ़ाया हुआ है। अब वो शायद प्रपोजी ले लेगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा सारी पैकेजिंग जो मेरी है वो ठीक है कि नहीं है। अगर मेल पे भी आप दे रहे हो तो पैकेजिंग की फ़ोटो ज़रूर दे दीजिए ताकि कन्फ्यूज़न ना आए। जैसे एक पैकेजिंग है, अब इस बॉटल का किसी को कुछ आइडिया है, इसको ये कौन सी बॉटल है? पैक बोतल, पैक ट्रांसपेरेंट बॉटल है, इसका नेक 18 mm में भी 19 mm का फ्लिप टॉप है, पम्प भी हो सकता है और स्क्रू कैप हो सकता है, स्टॉपर भी लगता है, ठीक है, उस तरीके से। ऑयल्स वगैरह में अंदर में जो स्टॉपर होता है ना वो 18 mm होता है, 18 mm, आउटर के जो स्क्रू होता है 19 mm होता है। एक 19 mm एक 21 mm भी है में भी 19, 24, 28। एक सेकंड में लिख लेती हूँ वाली चीज। देखिए सीरम में 18 mm होता है, 19 mm 24 mm, 24 mm यही होता है। PIPO दे दिया, प्रोडक्शन दे दिया, लीड टाइम क्लाइंट्स को बाय मेल लिख के दे सकते हो कि वंस वी रिसीव ऑल पैकेजिंग वी टेक एटलीस्ट 21 डेज। आप इनिशियल फेज पे अगर सारी पैकेजिंग क्लाइंट की साइड से आनी है तो क्लाइंट से पैकेजिंग मिलने के 20 डेज का आप लीड टाइम रखो। जितना आपके पास सेफ टाइम होगा उतना सही रहेगा। जब आप किसी चीज़ को पहले दे देते हो तो वेल एंड गुड होती है, जब आप चीज़ को बहुत डिले कर दो तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है बहुत ज़्यादा उस चीज़ में। तो यहाँ तक का हमारा फेस था, आपने मेल कर दिया, PO में दे दिया, उसके बाद आप फॉलोअप लेते रहो प्रोडक्शन टीम से उसके अकॉर्डिंगली। आपकी तरफ से मेल है, आपकी तरफ से पैकेजिंग सारा कुछ है, तो आपको एक 30 डेज का लीड टाइम लेके चलना पड़ेगा। अगर नया क्लाइंट है, पुराने क्लाइंट्स में आप हमेशा उनसे ऑर्डर की ब्रीफिंग ले लो कि आप पहले ही ऑर्डर लाइन कर दो ताकि हमें टाइम पीरियडली पैकेजिंग ले लो, क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ कभी कभार पैकेजिंग 30 दिन में आती है, 30 दिन में तो पैकेजिंग आती है। कुछ पैकेजिंग पहले मिल जाती है लेकिन कुछ पैकेजिंग क्योंकि जो वेंडर्स बड़े हैं जो अच्छा रेट देते हैं लेकिन वो बहुत टाइम लेते हैं। AG से लेने जाओ तो 30 से 35 दिन कहीं नहीं, कभी कभार 45 दिन। रेगुलर पैकेजिंग है 45 डेज, 45 डेज आते, 45 डेज 30 दिन का अगर इसने दे दिया रेगुलर जो पैकेजिंग है मान लीजिए आप जो फॉर्मेट बनाते हो, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई कि फेस केयर है, बढ़ गया प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। अब इसमें आती है मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग मान लीजिए फेस वॉश है, साइज है कैसे? हाँ सॉरी साइज कितना ml का आपका 100 ml का ले लिया, ठीक है। और सिरप 30 ml फेस केयर है, फेस केयर के अंदर ही सिरम आ गया, फेस वॉश सिरम आ गया आपका। अब ये मटेरियल कॉस्टिंग, नेट मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्ट नॉर्मली क्या होता है, अगर आपकी मटेरियल कॉस्टिंग 450 रुपीज़ है, ठीक है, ये आपका 1800 रुपये है, तो जनरली आप क्या करोगे, ये आपका मटेरियल कॉस्ट डिवाइड बाय 1000 लेने का कंसीडर ये है कि 100 ml है, 50 ml, 45 ml है। लीटर जो ले रहे हैं, हमने जो ये लीटर का लिया है इसमें 1000 ml या 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो हम पर ग्राम की कॉस्ट निकाल लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट मान लीजिए आपका ये हो गया डिवाइड बाय 1000 इनटू में आपका जो भी साइज है, जैसे आपका 100 ml है तो आपने जैसे 450 का एग्जांपल लिया हमने, 1000 ये हो गया 100 तो आपको 45 रुपीज़ पर 100 ml आ जाएगा रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ समझ आया? ये आप मुझे फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट वर्क बनाता हूँ।
ये समझ आया, मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड 100 इनटू में नेट प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट वेट, मतलब 100 ml का था ना, यहाँ पर 100 ml आपने यहाँ मेंशन कर दिया, मटेरियल कॉस्टिंग ये कर दी, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू वॉल्यूम, यहाँ पर बना रखा हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा बस वो बता दीजिए। मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1000 टोटल वॉल्यूम, मल्टीप्लाई साइज मटेरियल कॉस्ट देखो मटेरियल कॉस्ट हमारा 450 पैकेजिंग का जो साइज है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना आता है, उसको तोड़ने के लिए 1000 इनटू में नेट जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 100 है, तो इसको इस तरीके से कर लिया, यहाँ से यहाँ काटो, तो 45 रुपीज पर 100 ml हो गया। ठीक है, पर 100 ml। अब यही मैं सीरम में आपको बताया था, सीरम के बारे में मेटेरियल कॉस्ट 1800 रुपये है, ml में भी 1000 का रेशियो होता है, 30 ml लिया 54 रुपीज हो गया, ठीक है, 54 रुपये की पर 30 ml की कॉस्ट आ रही है। अब इसमें यहाँ तक समझ आ गया, साइज मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1000 इनटू रिक्वायर्ड कितनी वॉल्यूम है उसकी वो आएगा। कन्वर्जन कॉस्ट होती है, कन्वर्जन कॉस्टिंग होती है, इसको तीन से किसी को समझाना हो वैसे तो आप हमेशा इन दोनों को हाइड रख के आगे क्लाइंट को कॉस्टिंग दो, आपको इशू नहीं आएगा। ये आपका इंटरनली पार्ट है, इंटरनल पार्ट को क्लाइंट को शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो क्लाइंट आपको ये पूछता रहेगा कि मेरा 8 रुपये क्यों लग गया, ठीक है, तो आप इसमें ये रखिए कन्वर्जन कॉस्ट ये, जिसमें होती है आपकी लेबर, वेस्टेज, शिंकिंग, व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्टिंग, लेबर, वेस्टेज, मास्टर कार्ड। पहले हम इसमें शिंकिंग लिखते थे, लेकिन क्या है आज के डेट में शिंकिंग कुछ कराते कुछ नहीं कराते, कुछ शिंकिंग करके भी देते हैं, तो लेबर, वेस्टेज एंड मास्टर कार्ड ये हमारी मेन होती है, हमारी जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है। मान लीजिए 45 में हमारी कॉस्टिंग आती है, प्लस में 8 रुपये कन्वर्जन इक्वल टू है आपका 53, तो आप उसको ये बोलो नेट मटेरियल कॉस्ट विदाउट पैकेजिंग, टोटल 53 रुपीज, ठीक है, नेट मटेरियल कॉस्ट विदाउट पैकेजिंग। इसमें पैकेजिंग पंप है क्या है वो आप ब्रीफ कर सकते हो, उसको ऐड करके टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आप दो। कभी भी कॉस्टिंग अगर दो किसी को तो टैक्स मिला के मत देना, विदाउट टैक्स, हाँ विदाउट टैक्सेस के वो ऊपर वैसे इसको ज्यादा लगेगा उस पे लिख दो नेट मटेरियल कॉस्ट विदाउट टैक्स लिखो, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई, मटेरियल कॉस्ट जो भी उसकी पैकेजिंग कॉस्ट है उसको साइड में ऐड करते चलते नेट प्रोडक्ट कॉस्ट विदाउट टैक्स लिख के आप उसको शीट दो, स्क्रीनशॉट दे दो, ठीक है, उस पर एग्री होता है, सारी चीज होती है, ये सारी हमारी। आयुष में 12% लगता है या आयुष में भी 18% लगता है? टैक्सेशन 18% होता है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी होता है, इसमें लाइसेंस वैरी नहीं करता। ओके, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे मैं होते आपको हैं आयुष के जिसमें 12 टीज है, टीज में 5% टैक्स लगता है, पोटलीज हमारे यहाँ जो बनती है उस पर 12% टैक्स लगता है, बाकी मोस्टली कमोडिटी में 18% टैक्स लगता है। कुछ मैन्युफैक्चर सोप्स में अलग टैक्सेशन लेते हैं 12%, लेकिन हमारा शुरू से ही बेस जो आता है वो 18% टैक्स पे आता है, तो हम 18% टैक्स ही लेते हैं। सिर्फ आपको पोटली और टीज इनमें ही दो अलग अलग सिनेरियो है, बाकी सब में 18% है, फ्लैट 18%, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक दे दिया, कॉस्टिंग दे दी और ये दे दिया। हमने रिवर्स कॉस्ट अगर लेनी है, मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा बजट 100 रुपये का है इंक्लूडेड टैक्स, तो आप मुझे कैसे प्रेफर करोगे? मान लीजिए मेरी जो 500 रुपये की मेरी एमआरपी है, मुझे 100 रुपये में प्रोडक्ट चाहिए, तो 100 रुपये में आप कैसे करोगे? 100 रुपये माइनस में 18% इंक्लूडेड टैक्स की चाहिए, ठीक है, माइनस 8 रुपए लेबर वो कन्वर्जन कॉस्ट, पैकेजिंग माइनस होगी इसमें, अगर पैकेजिंग इंक्लूडेड है प्रोडक्ट 18% टैक्स है, तो लमसम हमने ले लिया 18 रुपये माइनस कर ली, ठीक है, कितने बचे? 82 हाँ 82 बचे। अब 82 में आपने 18% ले लिया, इसमें से आपकी सबसे पहले क्या कटेगा? मोनो कार्टन। मोनो कार्टन आपका आ गया 10 रुपये का मोनो कार्टन, 10 रुपये का मोनो कार्टन हो गया। बॉटल्स होगी, बॉटल एंड पंप
12 रुपए का कम, 5 रुपए की बोतल, 18 रुपए हो गए। लेबल 18 रुपए पैकेजिंग, हाँ 18 रुपए पैकेजिंग लेके चलो। लेबल की कॉस्ट 5 रुपए हो गई। 5 रुपए। ये सब कटने के बाद 82 में 18 और दिया तो 13 बच गए ना, 13 बच गए। 13। 18 में से 5 गए 13। अरे अरे 82 टाइम भी तो है ना खर्च एक सेकंड 82 माइनस 23 ये आप क्या हो गया? माइनस 82 था, उसमें से 10 माइनस कर दिया, 72 बच गया। 72 में से 18 माइनस किया पैकेजिंग, फिर 5 माइनस किया 13। 72 में से 18 माइनस कर अच्छा 18 माइनस 16 33 ना? टैक्स ना कितना हुआ? 49 रुपीज हो गए, ठीक है। 49 का मतलब हाँ? 8 कन्वर्जन कॉस्ट 49 हमारी मेटेरियल कॉस्ट आ रही है 41 हो जाएगा। तो 41 रुपीज। 41 आ गया अगर ये 100 ml अभी 41 रुपीज आया, प्रोडक्ट कॉस्ट। 41 मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट है। मान लीजिए लमसम कोई और फिगर होती है, अब 100 ml के निकाल रहे हैं तो इसका रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होता है? जो आप डिवाइड बाय 1000 इनटू में वेटेज कर रहे हो ना, मान लीजिए 30 ml लिया या आपने 100 ml लिया, अब इसको रिवर्स कर लो, यानी ये डिवाइड 100 into 1000 तो ये आपका 410 रुपए की मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट ये मेरी मटेरियल कॉस्ट 410 रुपए आ रही है। एक सेकंड सर की कॉल